अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जब आप लोग विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करेंगे तो जो है सर्च बार में लिखें विजुअल स्टूडियो आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो जो विजुअल स्टूडियो का इस तरह की इन्फिनिटी टाइप पर्पल कलर की फाइल होगी, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। आप इसके ऊपर जैसे ही ये बेसिकली आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप जो विजुअल स्टूडियो आपने इंस्टॉल किया है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लेटफॉर्म या जो भी आप लोग इनिशियली सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए पहले आप सी प्लस प्लस की करना चाहते हैं, सी शार्प की करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, तो आप जोन सी सिलेक्ट कर लेंगे। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो उसी लिहाज से कर देगा। सो लास्ट टाइम आपको याद होगा हम लोगों ने बड़ा डिटेल रिव्यू किया था कि हम लोग किस में सिमुलेशन करेंगे। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे वीएलसी शार्प को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही वीएलसी शार्प को सिलेक्ट कर देंगे तो जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी वो सी शार्प होगी। अगर सपोज़ करें किसी वजह से हमें पता नहीं चलता, हम यहाँ से किसी और को सिलेक्ट कर देते हैं या कोई और ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो देन इसको हम लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं। सो आप लोग इतना करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो के ऊपर स्टार्ट विजुअल स्टूडियो के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अ, और उसके बाद वो जो है एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। सो वो इनिशियल सेटअप परफॉर्म करेगा थोड़ी देर के लिए। जैसे ही वो इनिशियल सेटअप परफॉर्म कर लेगा तो वो वापस आप लोगों के सामने एक विंडो शो करेगा। जैसे ही वो विंडो शो करेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो अभी मैं कोशिश किया करूँगा कि कुछ लेक्चर्स नहीं हो सके मसरूफियत की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उनको कवर अप कर दूँ एक वीक के अंदर 2 या 3 वीडियोस सेंड करके छोटी छोटी बना के। सो थ्योरी वाला पोर्शन भी हैंडल करता जाऊंगा और लैब वाला पोर्शन भी हैंडल करता जाऊंगा। आप मेरे ये स्टेप्स को फॉलो करके खुद से प्रोग्राम भी बनाएंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाए। मैं कोशिश करूंगा कि ईच एंड एवरी स्टेप को एलेबोरेट करूं और मैं इनिशियली सिमुलेशन पे जाने की बजाय इन्वायरमेंट को समझाने के लिए सी शार्प के मैं बिल्कुल वो बातें बोलूँगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी डेव के अंदर की हुई हैं। सो डोंट अफ्रेड कि हमको प्रोग्रामिंग नहीं आती लिहाजा सिमुलेशन बहुत बड़ी मसला बनेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। आपको सिम प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो अब मेरे आप इन लेक्चर्स को सुन के जो काम थोड़ा बहुत मैं देता जाऊँ उसको करते जाएँ साथ साथ। तो प्रोग्रामिंग अगर नहीं भी आती तो आप लोग बड़ा इजीली जो है ना ये परफॉर्म कर सकते हैं। सो आप लोगों के लिए बड़ा मसला नहीं होगा। सो होपफुली जहाँ पे कोई मसला हो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछें और इस चीज़ से हेजिटेट ना करें कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो सिमुलेशन भी नहीं आएगी। अगर प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो इंशाल्लाह अगर आप साथ साथ काम करेंगे तो आपको सिमुलेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी करेंगे। सो क्वेश्चन पूछते वक्त हेजिटेट नहीं करना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतनी ही आपको समझ ज़्यादा आएगी। और एक चीज़ और ध्यान में रखें, कभी भी अपने साथी के ऊपर ना चीज़ें फेंकें कि फलां बंदे को समझ आ रही है मैं उसे सेपरेट समझ लूँगा। मुझे उसने आपको वो समझाना है जो उसने टीचर से ग्रैस्प किया है और वो उस तरह से आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा जिस तरह से एक टीचर डिलीवर कर पाता है। तो आपको कोशिश करें कि टीचर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ताकि आपको कोई प्रोग्रामिंग का मसला है ताकि उसको हैंडल किया जा सके और हम लोग सिमुलेशन में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। अभी चूँकि वो जो इनिशियल सेटअप था सी शार्प वाला उसको वो सेटअप परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर कुछ मिनट्स लगते हैं। सो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ रेलिवेंट डिस्कशन करूँगा। हम लोग लैब में काम कुछ इस तरह से किया करेंगे कि जो आप लोगों ने थ्योरी के अंदर ड्राइव किया होगा मैं उसको आप लोगों को लैब के अंदर इम्प्लीमेंट करवाया करूँगा। लैब से मुराद क्या होगा, जो मैं जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने जो आप लोगों की ड्राइव्ड इक्वेशंस होंगी उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया करूँगा और उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगा। और जहाँ पे कोई मसला हुआ करेगा वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एक क्लास को थ्योरी का पोर्शन मैं भी इम्प्लीमेंट पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा तमाम क्लासेस के अंदर अपनी थ्योरी वाली वीडियो भी फॉरवर्ड कर दिया करूँ और लैब वाली भी वीडियो फॉरवर्ड कर दिया करूँ। बट दैट डजंट मीन कि आपने
जिन लोगों को सिर्फ मैं लैब करवा रहा हूँ वो मेरा थ्योरी वाला भी पोर्शन तैयार करें। वो जस्ट मैं इस वजह से करवाऊँगा क्योंकि मैंने थ्योरी को इम्प्लीमेंट करवाना है। तो जब तक मेरे सामने थ्योरी वाला पोर्शन डिस्कस नहीं होया हुआ होगा तो मेरे लिए इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल होगा। सो इस वजह से मैं थ्योरी वाले पोर्शन को भी साथ डिस्कस करूँगा। सो अभी मैं आप लोगों के सामने जो है वो सेटअप होके विंडो सामने आ चुकी हुई है। सो मैं आप लोगों के सामने उसको शेयर करूँगा और वंस सपोज करें ये शेयर हो चुकी हुई है, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इन्वायरमेंट आएगा। ये बिल्कुल डेप नहीं है जिसके अंदर आपके पास 2 फाइल्स बंदी थी। यहाँ पे आप लोगों के पास एक प्रोजेक्ट बनेगा। प्रोजेक्ट जो होता है वो एक से ज़्यादा फाइल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है और वो फाइल्स आपस में लिंक्ड होती हैं। सो इन एनी ऑफ द केस अगर आप कोई फाइल मिस कर पाते हैं तो वो पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो आपको आउटपुट शो नहीं करवाएगा। सो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो एक लिखा हुआ आ रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट। सेकंड ऑप्शन है ओपन प्रोजेक्ट। अगर ऑलरेडी आपने कोई काम किया हुआ है तो यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट की ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। लेकिन चूंकि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है तो देन हम लोग न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर सपोज करें ऑलरेडी हमने कुछ काम किया हुआ तो वो रिसेंट यहाँ पे ओपन होते जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने फ्रेश मेरे पास 2019 वर्जन इंस्टॉल था तो मैंने इन लेक्चर्स के लिए जो आप लोगों के पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए मैंने उसको इंस्टॉल किया है। तो फ्रेश इंस्टॉलेशन है, सो इस वजह से रिसेंट में कुछ भी नहीं है। सो फ्यूचर में आप लोग देखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग इसके ऊपर प्रोग्राम बनाते जाएंगे रिसेंट के अंदर जो आपने ओपन किए होंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। सो एक तो तरीकाकार है कि आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें। दूसरा ऑप्शन है कि आप फाइल में जाके यहाँ पे न्यू में जाके प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें। सो इन एनी ऑफ द वे, और इसके साथ शॉर्टकट की भी दी हुई है, Ctrl+Shift+N दबाएंगे तो वो न्यू प्रोजेक्ट। सो एनी ऑफ द वे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्मॉल विंडो ओपन होगी। लेट मी शेयर दिस विंडो विथ यू पीपल। सो होपफुली आप लोगों के सामने ये वाली विंडो ओपन हो रही होगी। सो आप लोगों ने याद होगा वहाँ पे हम लोगों ने सी शार्प सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे ऑलरेडी सी शार्प सेलेक्टेड होगा। अगर सपोज करें सी शार्प नहीं कोई और सेलेक्ट कर पाते हैं तो यहाँ पे आके जिसको सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे होगा, उसको यहाँ पे क्लिक करके मिनिमाइज कर दें। अदर लैंग्वेजेस में आएंगे तो वहाँ पे देखें उस वक्त वी सी प्लस प्लस इस तरह की कुछ थी, वी फोर्ट्रॉन वगैरह, तो वो यहाँ पे आ रही हैं। आप यहाँ पे उस वक्त सी शार्प होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो अभी चूंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सी शार्प को सिलेक्ट किया हुआ था तो इस वजह से आपके सामने ये वाला एनवायरनमेंट आएगा। सो ये आपके पास टेम्पलेट है कि आप किस में प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद उस टेम्पलेट की फर्दर कैटेगरीज हैं, उसमें जो हम लोग काम करेंगे वो कंसोल एप्लीकेशन, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन और इसके अलावा क्लास लाइब्रेरी है। इन तीनों के ऊपर काम करेंगे लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर चलेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पहले ब्लैक स्क्रीन यानी कि डेव के ऊपर हम लोग प्रोग्राम लिखते थे, उसके बाद उसकी जो आउटपुट आती थी वो हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन होती थी। उस ब्लैक स्क्रीन को हम लोग कंसोल का नाम देते थे। हम लोग इस इन्वायरमेंट को समझने के लिए बिल्कुल वो कंसोल वाला काम करेंगे ताकि हम लोग इस इन्वायरमेंट को इजीली समझ सकें। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर इधर सी शार्प, सेकेंड स्टेप के अंदर इनिशियली आप लोगों ने यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने इस जगह के ऊपर आके इसका नाम चेंज करना है। सपोज इसका हम लोग नाम रख लेते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब यहाँ पे ज़हन में रखें कि नाम रखते वक्त आपने अगर एक आपके प्रोजेक्ट के नाम जो है वो 2 या 3 वर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे माई फर्स्ट प्रोग्राम के 3 वर्ड्स हैं तो माई फर्स्ट प्रोग्राम इनके दरमियान स्पेस देने की बजाय माई और फर्स्ट के दरमियान स्पेस और फर्स्ट और प्रोग्राम के दरमियान स्पेस देने के बजाय आप लोग हमेशा यहाँ पे हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल शो करवा देंगे और उनके दरमियान स्पेस नहीं रखेंगे नाम देते वक्त। हमेशा ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ये नाम रखा गया, उसके बाद आप ब्राउज़ करके जो है इसकी एड्रेस वगैरह जहाँ पे आप इसको स्टोर करवाना चाहते हैं डेस्कटॉप वगैरह, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है
कि जहाँ पे आपने उसको इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे ये विजुअल स्टूडियो 2012 का फ़ोल्डर होगा, वहाँ पे आगे प्रोजेक्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर वो इस माई फर्स्ट प्रोग्राम का एक फ़ोल्डर बना देगा। सो जैसे ही इसके ऊपर आप लोग ओके करेंगे, बट मेक श्योर बिफोर ओके कि आपको पता होना चाहिए आपने सी शार्प सेलेक्ट किया हुआ है। सेकंड स्टेप में आपको पता हुई है होना चाहिए कि आपने कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया हुआ है। थर्ड स्टेप के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपने उस प्रोग्राम का नाम क्या रखा है। फोर्थ स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे सेव है। ठीक है, जब ये चार चीज़ें आपको शोर हैं तो उसके बाद आप ओके के ऊपर प्रेस कर दें। तो जैसे ही ओके के ऊपर प्रेस करेंगे तो वो आपके प्रोग्राम को जो है ना आप लोगों के लिए सेटअप कर देगा और आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसकी कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को जब मैं फ्यूचर में इन चीज़ों का नाम लूँ तो आप लोगों के लिए इसको समझने में मसला ना हो। सो ये वाली जो कोडिंग है ये वो बाय डिफ़ॉल्ट करता है। ये वाली जो कोडिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट करता है। ये जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली किया हुआ होगा। अब राइट साइड के ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। ये आपके पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। उसमें ये आपके प्रोजेक्ट का नेम है और बाकी ये कुछ डिपेंडेंट चीज़ें हैं। अभी हमें उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है जो कि क्लास फाइल है। वो हमारे पास इस तरह से ओपन होगी, इसके अंदर ये इंटरनल कोड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हाँ, जब हम लोग डेव में जाते थे तो हम लोग ऊपर लिखते थे इंक्लूड आयो स्ट्रीम वगैरह और उसके बाद मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग कोड लिखना शुरू कर देते थे। वो जो हम लोग ऊपर लिखते थे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम कौन आयो मैथ डॉट एच, इस तरह से वो जो लाइब्रेरीज होती थी उनको हम लोग नीचे अपनी उनके रेलिवेंट फंक्शंस को यूज़ करते थे। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ सकते हैं ये भी जो हैं बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जिनके फंक्शंस को हम लोग नीचे यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर हमने कोई और लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी तो देन डेफिनेटली हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, जैसे मैथ डॉट एच वगैरह उसको यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा। सो एक चीज़ ये समझ आ गई, ये चीज़ें जो हैं ये आपके पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, हेडर फाइल्स हैं जिनके अंदर कुछ डेफिनेशंस पड़ी हुई हैं जिनको हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है। और ये वाली जो हैं फॉर द टाइम बिंग बाय डिफ़ॉल्ट हैं। इनसे हट के जो होंगी वो मैं साथ साथ एलेबोरेट कर दूंगा। जैसे ही हम लोग यूज़ किया करेंगे मैं उसको एलेबोरेट कर दूंगा कि हमें अगर ये एक्स वाई काम करना है तो उसके लिए हमें ये रेलिवेंट फाइल ऊपर इंक्लूड करवानी पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों को याद होगा सबसे पहले हम लोग मेन फंक्शन को डिस्कस करते थे। मेन फंक्शन जो होता है वो आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। जिस तरह से एक घर का जो ये एक मेन गेट होता है जिसके ज़रिए आप लोग उस प्रोग्राम के अंदर एंटर हो सकते हैं, उस घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। सिमिलरली ये जो मेन फंक्शन है ये इस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, इसके ज़रिए आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें वाइड स्टैटिक लिखा हुआ है। ये वाइड तो फंक्शन है तो उसकी रिटर्न टाइप है। ये स्टैटिक क्या चीज़ है मैं फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर ये इसको कवर कर दूंगा। लेकिन जो आगे एक फंक्शन के अंदर ये आर्गुमेंट्स लिखे हुए हैं, बच्चे ये वाले जो आर्गुमेंट्स हैं बाज़ दफ़ा हम लोग इस प्रोग्राम को ब्लैक स्क्रीन यानी कि यहाँ पे सी एम डी कमांड लाइन के ज़रिए एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जैसे अक्सर आपने साइंटिफिक मूवीज़ के अंदर देखा होगा ब्लैक स्क्रीन के ऊपर वो कमांड्स टाइप करते जाते हैं और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते जाते हैं। तो जब हम लोग ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कमांड टाइप करते हैं तो वो जो कमांड के इनपुट पैरामीटर्स होते हैं वो यहाँ पे एज एन आर्गूमेंट आ रहे होते हैं। तो उन आर्गूमेंट्स को हम लोग यहाँ पे आके एक्सट्रैक्ट करके अपनी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवा लेते हैं। यानी कि हम लोग इस अपने प्रोग्राम को कमांड लाइन के ज़रिए भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मैं उसका मेथड आप लोगों के सामने फ्यूचर में शेयर कर दूंगा, बट यू कंसिडर दिस कि ये वाले जो आर्गूमेंट हैं टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम थ्रू द कमांड लाइन है सी एम डी के ज़रिए। यानी कि ये इस तरह की आपके पास सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट होगा, उसके ज़रिए इट्स बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ पे हम लोग कमांड्स को टाइप करके
तो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो यहाँ पे जो हम लोग कमांड को टाइप करके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो जो इनपुट पैरामीटर्स होंगे यहाँ पे जो लिखे होंगे वो जहाँ पे आएंगे वो इसके ज़रिए हमारे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट होंगे। सो होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस क्यों बनाते थे। जब हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ कोड एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट होता था तो उस फंक्शन को हम लोग एक सेपरेट बॉक्स ही फॉर्म में रख लेते थे और वो आपके प्रोग्राम के अंदर एक ही मरतबा होता था, लेकिन हम उसको यूटिलाइज एक से ज़्यादा मरतबा, कॉल एक से ज़्यादा मरतबा कर लेते थे। तो यानी कि हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक से ज़्यादा फंक्शंस बना सकते थे। अब जब हम आपके पास क्या होता है, एक से ज़्यादा एक कैटेगरी के फंक्शंस इकट्ठे हो जाएं तो उनको हम लोग क्लास का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे अगर सपोज किया कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने बीएससी की हुई है और जब उनको एडमिशन के बाद एक क्लास का नाम दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वो एक कैटेगरी के लोग हैं। मतलब वो तमाम ह्यूमन, अगर एक ह्यूमन को एक फंक्शन, दूसरी ह्यूमन को दूसरा फंक्शन, तीसरी ह्यूमन को तीसरा फंक्शन, तो उन तमाम फंक्शंस को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो जो क्लास बनेगी, ह्यूमन की क्लास बनेगी, उसको हम लोग एमएससी का नाम दे देते हैं। सिमिलरली इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर एक से ज़्यादा मरतबा कोई रिपीटेड कोड आ रहा है तो उसके हम लोग फंक्शंस बना देते हैं। और अगर फंक्शंस को इकट्ठा करके एक बॉक्स का नाम दे दिया जाए तो वो आपके पास एक क्लास होगी, जैसे कि यहाँ पे क्लास है। अब एक कैटेगरी की जो क्लासेस हैं उनको हम लोग एक नेम स्पेस का नाम, मतलब एक कैटेगरी की सपोज कंप्यूटेशनल फिजिक्स की बीएससी की भी क्लास है, एमएससी की भी क्लास है, मॉर्निंग की भी है, इवनिंग की भी है, तो उनको हम लोग एक कैटेगरी का नाम देंगे और उसको नेम स्पेस यानी कि चेक का डिपार्टमेंट का नाम दे देंगे। सो यानी कि नेम स्पेस जो है वो कम्बिनेशन ऑफ क्लासेस है, क्लास जो है वो बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस है। यानी कि नेम स्पेस एक बॉक्स है जिसके अंदर आपको मोर देन वन क्लासेस मिलेंगी और क्लास जो है वो एक कम्बिनेशन है जिसमें आपको मोर देन वन फंक्शंस मिलेंगी। सो होपफुली आप लोगों को ये सिनेरियो समझ आ गया होगा। सो जो नेम स्पेस होती है, जब आप प्रोजेक्ट का जो नाम रखते हैं वो आपके सामने कुछ इस तरह से आता है। अब अगर आप सपोज करें वहाँ पे माई और फर्स्ट के दरमियान स्पेस रख देते, फर्स्ट और प्रोग्राम के दरमियान स्पेस रख दे तो वो यहाँ पे आके अंडरस्कोर लगा देता, जो कि एक बेटर अप्रोच कंसिडर नहीं होती। सो इस वजह से नाम रखते वक्त आप लोग क्या करेंगे, एक से ज़्यादा नाम के अंदर अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो हर जो वर्ड का पहला लेटर है उसको कैपिटल करके उसको आपस में ज्वाइन कर देंगे ताकि स्पेस हम लोग अवॉइड कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग जैसे ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, सपोज हम लोग मैं एग्जीक्यूट करवाना है तो यहाँ पे एक स्टार्ट का बटन बना हुआ है जिसके साथ ये एरो का सिंबल है ग्रीन कलर का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक ब्लैक स्क्रीन शो होगी और वो फ़ौरन गायब हो जाती है। मैं दोबारा से फिर क्लिक करूँगा, ब्लैक स्क्रीन शो हुई और गायब हो गई। तो आप लोगों के साथ डेव के अंदर भी ऐसा होता था। तो डेव के अंदर आप लोग क्या करते थे, वहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर लेते थे सिस्टम पास की कमांड। सो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम पास की कमांड नहीं है, एक कमांड है, इसको मैं थोड़ी देर तक समझा देता हूँ। कंसोल, बाय द वे आप लोगों ने जब यहाँ पे काम करना शुरू करना है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। तो अगर आप अपनी सिलेक्शन परफॉर्म कर लेंगे माउस की मदद से या एरो की मदद से अप एंड डाउन जाके, तो देन आपको जो स्पेलिंग की एरर से बच सकेंगे। सो यहाँ पे एक फंक्शन है रीड लाइन का, अभी मैं इसको समझाऊंगा बाद में। फॉर द टाइम बिंग आप लोग ये समझ लें कि ये जो कंसोल डॉट रीड लाइन फंक्शन है ये स्क्रीन को वहाँ पे रोकने के लिए है, ये वाला। और ये हमारे मेन फंक्शन की जिस तरह से वहाँ पे हमारे पास सिस्टम पास एक आखिरी लाइन होती थी, यहाँ पे हमारे पास कंसोल डॉट रीड लाइन होगा। ठीक है, जो कि हमारे प्रोग्राम को क्या करेगा, स्टॉप करवाएगा। ठीक है, सो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी अभी नहीं है क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, सो अब उसके बाद मैं एग्जीक्यूशन को बंद करूंगा तो यहाँ पे आके मैं क्या काम करूंगा, जो है ना, सपोज करें कि मैं
अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ। अब एक चीज़ और में रखिए कि वहाँ पे हम लोग ये जो ब्लैक स्क्रीन है इसको कंसोल का नाम देते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन है ये हमारे पास क्या है, कंसोल है, जिसके ऊपर हम अपनी आउटपुट और इनपुट परफॉर्म कर सकते हैं। इस कंसोल के ज़रिए हम अपने प्रोग्राम यानी कि जो हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ से इनपुट इधर पहुँचा सकते हैं, ये प्रोसेस करेगा और जो आउटपुट होगी वो वापस हमें इस कंसोल के ऊपर शो करवा सकता है। सो यानी कि हम लोग इस कंसोल के ऊपर लिख भी सकते हैं और यहाँ से इनपुट अपने प्रोग्राम के अंदर ले जा भी सकते हैं। जैसे वहाँ पे सी आउट और सी इन था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अब इसको एग्जीक्यूशन बंद करूँगा। सो अगेन एग्जीक्यूशन बंद करने के लिए आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पे इस ये जो रेड कलर का स्क्वायर बॉक्स है इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो उसके एग्जीक्यूशन को बंद कर देगा। सो सपोज करें कि मैं कंसोल के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली लिखूँगा कंसोल और उसके ऊपर मैं अब लिखना चाह रहा हूँ। तो लिखने के लिए जो इंग्लिश है वो राइट है। अब राइट और राइट लाइन में डिफरेंस क्या है, अगर आप लोग राइट लिखेंगे, सपोज राइट के अंदर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखें कि आपने फंक्शन ओवरलोडिंग शायद कभी किसी जगह पे डिस्कस किया हो। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करवाऊंगा बट फॉर द टाइम बीइंग ये जो यहाँ पे हमें हेल्प कर रहा है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं आपको शो करवा दूंगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। यहाँ पे कंसोल जो है वो आपके पास बिल्ट इन क्लास है। उस क्लास के अंदर ये जो राइट फंक्शन है वो 18 मरतबा इम्प्लीमेंटेड है। उसमें जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ये है कि आप यहाँ पे बूल वैल्यू पास कर दें। यहाँ पे क्या करें, बूल वैल्यू पास करें। अब एरो की नीचे वाली प्रेस करेंगे तो आपके पास वो सेकंड ऑप्शन देगा, यानी कि आप यहाँ पे करेक्टर वैल्यू पास कर सकते हैं। ये सेकंड ऑफ 18 इम्प्लीमेंटेशन है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, किसी क्लास के अंदर अगर सेम नेम का फंक्शन विद डिफरेंट इनपुट आर्गुमेंट्स अगर एग्जिस्ट करता है तो देन उस इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग का नाम देंगे। यानी कि फंक्शन एक से ज़्यादा मरतबा इम्प्लीमेंट होया हुआ विद डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट आर्गुमेंट्स। सो यहाँ पे ये थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन आगे फर्दर चलते जाएंगे। सो यहाँ पे अब मैंने कुछ लिखना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, इन्वर्टेड कोमास लगाऊंगा, जैसे सी आउट के आगे हम लोग लगाते थे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि माई फर्स्ट प्रोग्राम, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो होगा। जो हम लोग जैसे सी आउट के साथ करते थे, सी आउट के साथ माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये फंक्शन है तो फंक्शन की अगर ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है तो उसकी एंडिंग ब्रैकेट भी होगी और हर लाइन का जो टर्मिनेटर यानी कि ये सेमी कॉलन भी हम लोग यूज़ करेंगे। सो कंसोल डॉट राइट के अंदर हमने जब लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम तो ये राइट कंसोल के ऊपर ये वाली चीज़ राइट करने के बाद जो आपका कर्सर होगा वो इसी उसी लाइन के अंदर ब्लिंक करेगा। सो लेट्स सी कि वो क्या काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए माई फर्स्ट प्रोग्राम और जो कर्सर है आपका उसी लाइन में ब्लिंक कर रहा है। जबकि अगर सपोज करें मैं यहाँ पे इस एग्जीक्यूशन को बंद करके यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और उसमें मैं इम्प्लीमेंट कर दूँ यहाँ पे कि मैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर यहाँ पे लिखूँ सपोज करें चेक, और अब वो क्या करेगा, लिखने के बाद आपका कर्सर क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब वो स्क्रीन के ऊपर लिखेगा माई फर्स्ट प्रोग्राम, कर्सर उधर ही ब्लिंक कर रहा होगा और उसके बाद वो क्या लिखेगा, चेक। चेक यानी कि प्रोग्राम के साथ ही लिख देगा और उसके बाद वो क्या करेगा, इस लाइन की वजह से न्यू लाइन में चला जाएगा। कर्सर अब उसी लाइन में ब्लिंक नहीं करेगा। अब देखिए प्रोग्राम के फ़ौरन बाद उसने चेक को लिखा और चेक की जहाँ पे आपने कंसोल में राइट लाइन लिखा है तो वो राइट करने के बाद न्यू लाइन में चला गया है। अब सपोज करें आपने चेक को न्यू लाइन में लेके आना है, देन सिंपली क्या करेंगे, इसके साथ भी फंक्शन जो है कंसोल डॉट राइट लाइन में जाके यूज़ कर लेंगे। यानी कि वो प्रोग्राम के बाद भी क्या करेगा, नई लाइन में जाएगा और चेक के बाद भी नई लाइन के अंदर चला जाएगा। सो इस तरह से हम लोग अपने आउटपुट को शो करवा सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग दो नंबर्स को ऐड करवाते हैं। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो देन आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो सपोज करें कि मैं दो नंबर्स को ऐड करवाना चाहता हूँ। मैं सपोज करें लिखता हूँ इंटीजर ए कोमा बी को सी, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, ए बी सी को आपकी रैम के ऊपर जैसे मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा
जैसे ही इस जगह के ऊपर आए तो वो ए बी सी को क्या करेगा, कंप्यूटर रैम के ऊपर इंटीजर टाइप की मेमोरी दे देगा। यानी कि वो मेमोरी क्यों देगा, ताकि हम लोग ए और बी और सी की वैल्यूज़ को उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाके सेव कर सकें। इंटीजर है तो वो 4 बाइट का एक चंक जो है, एक पोर्शन रैम के ऊपर असाइन कर देगा, तो ए बी सी की वैल्यूज़ वहाँ पे जाके स्टोर होती रहेंगी। सो आप सपोज करें कि मैं यहाँ पे उसको कहता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू 10, similarly b is equal to 20 and c is equal to a plus b। अब देखिए मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसने कुछ भी आउटपुट में शो नहीं करवाया, क्योंकि हमने उसको कहा ही नहीं है कि सी कंसोल के ऊपर कुछ सी का आंसर प्रिंट करवाए। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे जाके क्या करेंगे, लिखेंगे। अब कंसोल के ऊपर हम लोगों ने लिखना है, तो कंसोल डॉट अगेन राइट या राइट लाइन जो भी यूज़ करना चाहते हैं, तो इस कमांड के अंदर देखें आके आप लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर देखें, बूल वैल्यू पास कर सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर डेसिमल वैल्यू पास कर सकते हैं, डबल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। तो सी हमारा इंटीजर है, हम लोग इसके अंदर सी एज इट इज़ पास कर देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बांध। अब यानी कि वो स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा, सी का आंसर शो करवाएगा। देखिए वो 30 लिखा हुआ आ रहा है। अब हुआ क्या कि लाइन बाय लाइन समझे कि पहली कंसोल डॉट राइट लाइन, उसने कंसोल के ऊपर राइट किया माय फर्स्ट प्रोग्राम और न्यू लाइन के अंदर चला गया। फिर उसके अंदर कंसोल के ऊपर उसने राइट किया चेक और फिर नई लाइन के अंदर आ गया। और फिर उसके बाद ए बी और सी को उसने 4-4 बाइट्स के चंक असाइन किए। ए के अंदर उसने 10 को स्टोर करवा दिया, बी की चंक के ऊपर जाके 20 स्टोर करवा दिया। उन दोनों को ऐड करवा के जो आंसर था वो सी के ऊपर स्टोर करवा दिया, और सी का जो आंसर था कंसोल के ऊपर राइट करवा दिया। और उसके बाद लाइन की वजह से कर्सर 30 के आगे ब्लिंक करने की बजाय न्यू लाइन के अंदर ब्लिंक कर रहा है। सो अब देखिए हमें ये नहीं आइडिया हो रहा कि ये 30 क्या चीज़ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा फैसिनेट भी कर सकते हैं। अपने आंसर को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो आंसर है वो हमारे पास एडिशन का है, एडिशन ऑफ ए एंड बी। और यहाँ पे अब हम लोग वहाँ पे ये वाले सिंबल यूज़ करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपली प्लस यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो प्लस का पर्पस होगा वो इन दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन करने का होगा, ना कि वो इन दोनों को ऐड कर रहा होगा। यहाँ पे प्लस का जो पर्पस है वो इन दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहा होगा, इस चीज़ को और ये जो चीज़ है। जबकि यहाँ पे जो प्लस का पर्पस है वो इन दोनों चीज़ों को ऐड करवाने का है, यानी कि प्लस भी यहाँ पे ओवरलोड होया हुआ है। सो यहाँ पे अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आपके सामने लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 30। नाउ व्हाट आर ए एंड बी, ये अभी हमें नहीं पता। देन हम लोग ए और बी को भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। एडिशन ऑफ, यहाँ पे अब मैं ऑफ एज इट, यहाँ तक जितना मैं एज इट इज चाहता हूँ उसकी साइडों पे ये आ गया। उसके बाद मैं प्लस लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं फिर अगेन यहाँ पे प्लस लगाऊंगा। अब वो जो ए की वैल्यू होगी उसको एज इट इज ले लेगा। सो अगेन यहाँ पे प्लस, मैं एंड को लिखना चाह रहा हूँ, या एंड को लिखने की बजाय हम लोग ना भी लिखें तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ए, और साथ में हम लोग दरमियान में प्लस लें। ये तो प्लस ज्वाइन करने के लिए है, दरमियान में हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग प्लस स्पेस इधर भी दे देते हैं, इधर भी स्पेस दे देते हैं, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे अगेन बी, एडिशन ऑफ ए प्लस बी विल बी इक्वल का बटन के लिए हम लोग यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, स्पेस, सॉरी स्पेस इक्वल स्पेस। तो वो क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर उसी तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, एडिशन ऑफ 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे आप स्पेस दे देंगे तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा। सो इट्स अप टू यू कि आप लोग किस तरह से अपनी आउटपुट को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है, डोंट नो कि कितना टाइम हो गया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे बिल्ट इन दी हैं।
अब इन्हीं को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है ना स्क्रीन से भी ले सकते हैं। मतलब हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें, यहाँ पे लिखा हुआ मैसेज लिखा हुआ है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, हम लोग वैल्यू एंटर करें और प्रोग्राम में चली जाए। फिर मैसेज लिखा हुआ है एंटर द वैल्यू ऑफ बी, हम लोग वैल्यू एंटर करें तो वो प्रोग्राम के अंदर चली जाए। उस काम के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब मैं इन लाइंस को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए मैं इन लाइंस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके ये एक बबल सा बना हुआ, उसके ऊपर ग्रीन कलर का प्लस है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो इन तमाम लाइंस को कमेंट कर देगा। और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो इन तमाम लाइंस को अनकमेंट कर देगा। सो कमेंट कर देंगे तो यानी कि ये मेरी एक एक्सरसाइज थी, मैं उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करना चाह रहा हूँ तो वो इसको परफॉर्म नहीं करेगा। सो मैं अब यहाँ पे स्क्रीन पे लिखना चाह रहा हूँ कंसोल डॉट लिखना चाह रहा हूँ तो राइट लाइन का फंक्शन आएगा। मैसेज में क्या लिखना चाह रहा हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंड उसके बाद स्क्रीन के ऊपर देखिए मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज करें मैं यहाँ पे 12 एंटर करता हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस करूँगा तो ये 12 वैल्यू प्रोग्राम के अंदर जानी चाहिए, ठीक है, 12 वैल्यू प्रोग्राम के अंदर जानी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, अब वहाँ पे आपके पास सी इन का मेथड था, ठीक है, वहाँ पे आपके पास मेथड क्या था, सी इन का था। लेकिन यहाँ पे जो मेथड है वो रीड का है, जैसे राइट करने का है और रीड किस चीज़ का है, वहाँ से कंसोल से वैल्यू रीड करने का है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, इंटीजर एक्स लिखूँगा इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, और जैसे मैं फंक्शन जैसे मैं यहाँ पे आके रुकूंगा तो यहाँ पे देखिए ये कंसोल क्लास के अंदर रीड लाइन फंक्शन जो है वो खाली इनपुट आर्गुमेंट के साथ है, लेकिन ये रिटर्न क्या करवाएगा, स्ट्रिंग करवाएगा, ठीक है। यानी कि ये कंसोल से जो मर्जी रीड करेगा उसको ये क्या कंसिडर करेगा, स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। अब लेकिन मसला ये है कि ये स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, लेकिन हमें पता है कि वो वैल्यू इंटीजर है, तो हमने उसको इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवाया है। तो इक्वालिटी की राइट साइड के ऊपर आपके पास स्ट्रिंग है और लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास क्या है, इंटीजर है। ये उसको कंसोल हमेशा से स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। अब स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकती, सो इस वजह से हमें यहाँ पे कोई एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो क्या करे, कंसोल से रीड की जाने वाली स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दे, इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कन्वर्जन का मेथड, इंटीजर जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं वो डाटा टाइप लिखेंगे, साथ डॉट लिख के साथ ही जैसे मैं ये पार्स का फंक्शन क्या करेगा, स्टार्टिंग ब्रैकेट देखिए इंटीजर डॉट पार्स लिख रहा हूँ तो ये इंटीजर क्लास के अंदर पार्स का फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग ले रहा है और उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, आउटपुट इंटीजर दे रहा है। सो मैं यहाँ पे इसकी ये फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे जाके मैं इसकी फंक्शन ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर सेम मेथड में फिर मैसेज प्रिंट करवाऊंगा कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे लिखूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी। नाउ बच्चे ये आप लोग कैपिटल स्मॉल स्पेलिंग ये वो आप लोग खुद से देख सकते हैं। सो इंटीजर वाई इज इक्वल टू, नाउ एक चीज़ ओरिजिन में यहाँ पे मैंने ए लिखा है तो यहाँ पे एक्स लिखवा रहा हूँ, तो ये जस्ट नेमिंग कन्वेंशन है, आप लोग सेम भी रख सकते हैं। सो अगेन इंटीजर डॉट पार्स और सिमिलरली कंसोल डॉट रीड लाइन। मैं देखिए खुद से स्पेलिंग थोड़े से टाइप करता हूँ, उसके बाद एरो की मदद से उनको सेलेक्ट करता हूँ और मेरे स्पेलिंग एरर नहीं आएगी। सो उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा इंटीजर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो उसके बाद मैं सिंपली यही मेथड लगा के इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। मुझे इस लाइन को इंक्रीमेंट और यहाँ पे ए बी सी की जगह के ऊपर एक्स वाई जी। सो एंटर द वैल्यू, जैसे भी सपोज करें मैं 12 एंटर करूँगा तो ये जो वैल्यू होगी 12 एक्स के पास चली जाएगी, फिर उसके बाद वैल्यू में सपोज करें 23 तो ये बी के पास चली जाएगी, उसके बाद उन दोनों का आंसर उसने प्रिंट करवा दिया 35, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे आके ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ
ब्रेक पॉइंट मैंने कैसे लगाया उसकी तरफ मैं बाद में आऊँगा। सपोज करें सॉरी 12 into 23 and this is the answer। सो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट अगर यूज़ करें, ठीक है। सो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 12 एंटर करूँगा तो सॉरी एक मिनट ज़रा, जैसे मैं इतना तो यहाँ तक वो एग्जीक्यूट करने के बाद वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो देखें अभी x के पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, x के पास 0 पड़ा हुआ है। जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वो कंसोल से वैल्यू रीड करेगा और उसमें ला के स्टोर करवाएगा। सो मैं अभी मेथड नहीं बता रहा कि मैं किस तरह से रीड करवा रहा हूँ। सो यहाँ मैं वैल्यू में एंटर 12 करूँगा, जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो प्रोग्राम के अंदर अगर आप लोग आके देखें तो x में 12 आ चुका हुआ है। सो उसके बाद जैसे ही मैं लाइन को फर्दर एग्जीक्यूट करूँगा तो नेक्स्ट वो अभी y के पास कुछ नहीं था, जैसे मैं इसको 23 एंटर करूंगा तो y के पास भी आंसर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। y के पास 23, x के पास 12, तो उन दोनों को ऐड करवा के 35। अभी z के पास 0 पड़ा होगा क्योंकि ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो z के पास भी आंसर आ जाएगा, z नाउ इज इक्वल टू 35। और अकॉर्डिंग टू दीज लाइन्स वो कंसोल के ऊपर वैल्यू को प्रिंट करवा देगा और ड्यू टू दिस लाइन वो कंसोल के ऊपर जाएगा रीड करने के लिए और जो हमें लगेगा जैसे वो स्क्रीन रुक गई है। सो होपफुली आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। आप लोग जो बेसिक प्रोग्राम हैं इनपुट आउटपुट के जितने भी आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर आज तक बनाए हैं आप उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह करे रिकॉर्डिंग भी ठीक होगी हो। सो लेट्स सी कि इस लेक्चर को यहीं पे पॉज